नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन और गुजरात चुनाव में हुई धांधली से जनता का ध्यान हटाने की कोशिश का भांडा फूटा। संबित पात्रा के बाद अब बाबुल सुप्रियो पर एफआईआर दर्ज। ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है हैशटैग अरेस्ट संबित पात्रा। श्रीनिवास बोले, भाजपा के इस नफरती वायरस को जेल में डाला जाना जरूरी। प्रधान सेवक के संबोधन में आत्मनिर्भर भारत और 20 लाख करोड़ के पैकेज के नाम पर जनता को दोबारा मूर्ख बनाया जा रहा है। जानेंगे पूरी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। खबरें अब विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन और गुजरात चुनाव में हुई धांधली से जनता का ध्यान हटाने की कोशिश का भांडा फूटा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अचानक से टीवी पर अवतरित होना बहुत से सवालों को खड़ा करता है। दरअसल 11:44 पर अहमदाबाद मिरर अखबार की संपादक दीपल त्रिवेदी देश की सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर का खुलासा करती हैं। गुजरात राज्य के शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा के विधानसभा चुनाव को गुजरात हाईकोर्ट ने नल एंड वॉइड करार दे दिया। साधारण भाषा में कहें तो भाजपा मंत्री की 2017 विधानसभा चुनाव में मिली जीत को न्यायालय में इल्लीगल पाया गया। इस खबर के लीक होने के महज 27 मिनट बाद पीएमओ के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट आता है कि आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित करेंगे। अगर इन दोनों खबरों को एक साथ जोड़कर देखेंगे तो हम पाएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी का देश को संबोधन करना गुजरात में भाजपा द्वारा घपलेबाजी से चुनाव जीतने की खबर को छिपाने की, दबाने की, कुचलने की सीधी कोशिश है। प्रधानमंत्री मोदी का देश को संबोधन गुजरात चुनाव में हुई घपलेबाजी के एक्सपोज हो जाने के बाद देश का ध्यान भटकाने के लिए पूर्व सुनियोजित भाषण है, ताकि पूरे देश का ध्यान भाजपा द्वारा गुजरात चुनाव में की गई हेराफेरी से हटाकर प्रधानमंत्री के भाषण पर चला जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं, गोदी मीडिया के दंगाई बने पत्रकार अपने टीवी चैनलों पर प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की खबर ऐसे पेश करेंगे जैसे संबोधन ना हुआ, अयोध्या से साक्षात रामचंद्र जी का धरती पर अवतरण की घटना हो गई, जिसको देखने के लिए सब लोग फूल माला लेकर टीवी के सामने विराजमान हो जाएंगे और भाजपा के सबसे बड़े घपले की खबर छिपा दी जाएगी। गुजरात चुनाव घपले को छिपाने की खबर पर शक इसलिए और अधिक बढ़ जाता है क्योंकि जनसत्ता अखबार की खबर के अनुसार प्रधानमंत्री ने 11 मुख्यमंत्रियों की साथ हुई बैठक में कहा था कि जो मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं हो पाए हैं वो 15 मई तक अपने सुझाव दे सकते हैं। अमर उजाला ने इस मीटिंग के संबंध में लिखा है, आर्थिक सहित सभी मोर्चों पर आगे रणनीति क्या हो, इस पर 15 मई तक राज्यों से कार्य योजना मांगी, जिसके बाद ही केंद्र दिशा निर्देश तय करेगा। तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने 15 तारीख से पहले ही राज्यों के सुझाव लिए बिना ही रात 8 बजे संबोधन देने की घोषणा ट्विटर पर करवा दी। अहमदाबाद की हर छोटी बड़ी खबर पर प्रधानमंत्री अपनी पैनी नजर रखते हैं। उसमें भी राज्य के दूसरे नंबर के कद के मंत्री के चुनाव की कोर्ट में फाइनल हियरिंग थी। स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री की नजर इस मसले पर भी जरूर रही होगी। तो ऐसे में अगर ये कहा जाए कि कुछ तो गड़बड़ है दया, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लॉकडाउन 3 की घोषणा करने के लिए नरेंद्र मोदी टीवी पर अवतरित भी नहीं हुए थे। तब तो इससे शक और बढ़ जाता है कि मोदी का देश को संबोधन ना होकर कुछ और ही था। आपको बता दें कि गुजरात राज्य के न्यायाधीश परेश उपाध्याय ने 73वीं सुनवाई में भाजपा मंत्री के इस चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया है। दातव्य कि साल 2017 के विधानसभा चुनाव में वोट काउंटिंग के समय प्रशासन के साथ घपलेबाजी करके भूपेंद्र को 327 वोटों के साथ जीत मिली थी। सामने कांग्रेस के प्रत्याशी अश्विनी राठौड़ थे, जो कि ओबीसी वर्ग से आते हैं और पेशे से किसान हैं। अश्विनी ने बीते 3 सालों में एक भी हेयरिंग नहीं छोड़ी और अंत में जीत कांग्रेस प्रत्याशी अश्विनी की हुई। जिस राज्य के शिक्षा मंत्री की जीत को ही न्यायालय में लीगल घोषित किया हो, उस राज्य के नैतिक शिक्षा के क्या हाल रहे होंगे जब प्रशासन और मंत्री ही मिलकर चुनाव का निर्णय तय कर लें। तो फिर जनता से वोट किस लिए लिए जाते हैं? क्या पूरा गुजरात इलेक्शन ही इस तरह की घपलेबाजी करके जीता गया है? माना जाता है कि भूपेंद्र गुजरात राज्य में दूसरे नंबर के मंत्री हैं। क्या ये सब बिना प्रधानमंत्री की नजरों से गुजर कर हो रहा है? ऐसे में साल 2019 के लोकसभा इलेक्शनों के नतीजों को लेकर भी शक पैदा होता है। इस शक को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को पूरे गुजरात इलेक्शन की दोबारा से जांच करवानी चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। संबित पात्रा के बाद अब बाबुल सुप्रियो पर एफआईआर दर्ज। ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है हैशटैग अरेस्ट संबित पात्रा। श्रीनिवास बोले, भाजपा के इस नफरती वायरस को जेल में डाला जाना जरूरी। जी हां
दोस्तों, झूठ के सहारे विपक्ष को बदनाम करने की कोशिश करने वाले भाजपा नेताओं पर ऐसा लग रहा है जैसे शनि की 7.5 चल रही हो। पहले एक एक करके गोदी मीडिया के दंगाई पत्रकारों पर FIR हुई, तो वहीं अब उनके मालिकों का भी संविधान ने जीना हराम कर दिया है। जी हां दोस्तों, भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा के बाद अब केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो पर कानून का शिकंजा कसता दिखाई दे रहा है। बाबुल सुप्रियो के खिलाफ फेक तस्वीर शेयर करने के मामले में FIR दर्ज की गई है। सुप्रियो के खिलाफ ये FIR कोलकाता पुलिस ने दर्ज की है। उन पर आरोप है कि उन्होंने राज्य के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा की एक फर्जी फोटो ट्विटर पर पोस्ट की। उस तस्वीर में राजीव सिन्हा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भाई कार्तिक बनर्जी और कुछ अन्य लोगों के साथ कथित तौर पर शराब पीते दिख रहे हैं। कोलकाता पुलिस के दक्षिण डिवीजन ने सुप्रियो द्वारा शेयर की गई तस्वीर को फर्जी बताया है। इसी पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सुप्रियो के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में एक FIR दर्ज की है। बता दें कि इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस को बदनाम करने के लिए 2 पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी पर फर्जी घोटाले का आरोप लगा डाला था। संबित पात्रा के इस फर्जी आरोप पर ऐतराज जताते हुए यूथ कांग्रेस ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करा दी थी, जिसके बाद ट्विटर पर उन्हें गिरफ्तार किए जाने की मांग उठ रही है। ये मांग इतनी यूजर्स ने की है कि इस वक्त ट्विटर पर #अरेस्ट संबित पात्रा टॉप ट्रेंड बन गया है। युवा कांग्रेस के नेता ने संबित पात्रा पर आरोप लगाया है कि दोनों प्रधानमंत्रियों की तस्वीरों पर इस तरह की बातें लिखकर गलत जानकारी फैलाने की कोशिश की गई है। श्रीनिवास ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से अपील की है कि समाज में भ्रम फैलाने को लेकर संबित पात्रा पर भारतीय दंड संहिता की कड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज किया जाए। वहीं इसके साथ ही श्रीनिवास ने अरेस्ट संबित पात्रा के हैशटैग के साथ एक ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा, दरअसल कोरोना इस देश में शायद 1-2% लोगों के लिए ही जानलेवा साबित हो, लेकिन भाजपा में शामिल नफरत के वायरस हमारी सभ्यता और संस्कारों के लिए खतरा हैं। वक्त आ गया है इन्हें पकड़कर जेलों में डलवाया जाए, इससे पहले कि आने वाली नस्लें दूषित हो। प्रधान सेवक के संबोधन में आत्मनिर्भर भारत और 20 लाख करोड़ के पैकेज के नाम पर जनता को दोबारा मूर्ख बनाया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान यह मोदी जी के भाषण का सबसे बड़ा जुमला था, क्योंकि 20 लाख करोड़ का विशेष आर्थिक पैकेज इसी आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए दिया जा रहा है। इस दौरान छोटे मोटे जुमले भी खूब उछाले गए, जैसे लोकल खरीदो, लोकल के लिए वोकल आदि। मीडिया इसे ऐसे पेश करेगा जैसे मोदी जी ने कोई अनोखी निराली बात कह दी हो। 2019 की आखिरी मन की बात में और बनारस में दिए गए भाषणों में लोकल खरीदो, लोकल को प्रमोट करो, ये वाली बातें पहले भी कर चुके हैं। दरअसल आत्मनिर्भर भारत अभियान भी मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्किल डेवलपमेंट के लिए बनाए गए स्किल इंडिया का ही मिला जुला रूप है, जिसे ये अपने पहले कार्यकाल के पहले साल में ही बड़ी जोर शोर से लेकर आए थे, लेकिन कालांतर में वह कहां गायब हो गया पता ही नहीं चला। अब मोदी जी ना तो स्टार्टअप इंडिया ना स्टैंड अप इंडिया का नाम लेते हैं, ना ही स्किल इंडिया का, ना ही मेक इन इंडिया का। साहब कुछ जमीनी स्तर पर कुछ ठोस किया हो तब तो इनका नाम लिया भी जाए, लेकिन जब कुछ किया ही नहीं तो ऐसी फुस्सी फटाक योजनाओं का नाम भी क्यों लिया जाए। मेक इन इंडिया की घोषणा 15 अगस्त 2015 को हुई। मेक इन इंडिया को शुरू हुए 6 साल बीत चुके हैं, लेकिन देशी विदेशी विनिर्माता कंपनियों ने भारत में कारखाने लगाने में कोई खासी दिलचस्पी नहीं दिखाई। चीन से पलायन कर रही कंपनियां आज भी भारत में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही, जबकि इस दौरान अमेरिका चीन के बीच ट्रेड वॉर तक शुरू हो गई। भारत के पास सबसे बेहतरीन मौका था, लेकिन हमने उसे गंवा दिया। मूलतः मेक इन इंडिया अभियान मैन्युफैक्चरिंग की गति को बढ़ाने का अभियान था, जिससे रोजगार जैसे लक्ष्य आसानी से प्राप्त हो सकते थे। लेकिन मेक इन इंडिया के मूल लक्ष्यों में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि पर 12 से 14% सालाना तक बढ़ाना था। साल 2022 तक सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में विनिर्माण की हिस्सेदारी 16% से बढ़ाकर 25% करना था। 2022 तक विनिर्माण क्षेत्र में 10 करोड़ रोजगार का सृजन करना था। 2019 की तीसरी तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग की रफ्तार 0.6% तक गिर गई। साल 2008 के वित्तीय संकट के बाद सबसे खराब स्थिति थी। आज की तो बात ही क्या की जाए, और रोजगार की हालत तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। आंकड़े छोड़िए, अपने घर के आस पड़ोस के बेरोजगार को ही देख लीजिए। मेक इन इंडिया की सबसे बड़ी उम्मीदें डिफेंस सेक्टर से ही थी। आप जानते हैं वहाँ क्या हाल हुए। मेक इन इंडिया की सबसे बड़ी उम्मीदें डिफेंस सेक्टर से ही थी। आप जानते हैं कि वहाँ क्या हाल हुए। मेक इन इंडिया के तहत रक्षा उत्पादन क्षेत्र में 39% और विशेष मामलों में 100% FDI की अनुमति के बावजूद पहले 4 सालों में मात्र 1 करोड़ 17 लाख ही विदेशी निवेश हो पाया। पिछले 6 सालों में मेक इन इंडिया के तहत कोई बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पाया। कुछ समय पहले वायुसेना प्रमुख रहते हुए RKS
भदौरिया ने स्वयं स्वीकार किया, मेक इन इंडिया पर बातें बहुत की जाती हैं पर काम धीमा है। स्मार्टफोन के कारोबार पर पूरी तरह से चीनी मोबाइल कंपनियों का कब्जा है। जो टीवी निर्माता कंपनियां आई थी वो भी पिछले 2-3 सालों में भाग खड़ी हुई। आप किसी भी सेक्टर को देख लीजिए, मेक इन इंडिया पूरी तरह से विफल रहा है। जाने माने अर्थशास्त्री मोहन गुरुस्वामी ने 2 साल पहले बिल्कुल सही कहा था कि मेक इन इंडिया मोदी सरकार के बाकी प्रोजेक्ट्स की तरह है, जिसमें सारा ध्यान बढ़ा चढ़ाकर बोलने पर बड़बोलेपन पर ही दिया गया है। अभी भी यही हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान और विशेष आर्थिक पैकेज के नाम पर देश की जनता को दोबारा भरमाया जा रहा है। मीडिया की सहायता से जनता को दोबारा मूर्ख बनाया जा रहा है। जनता दोबारा मूर्ख बनेगी क्योंकि मीडिया पुरानी योजनाओं की तो बात ही नहीं करना चाहता। जो सवाल करता है उसे ही पहले कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। सबको सकारात्मक रहने उर्फ सकारात्मक रहने के पैसे जो खिलाए जा रहे हैं। तमाम ताजा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और सब्सक्राइब करें इंडियाज रियल पॉलिटिक्स, भारत की सच्ची तस्वीर।